Good morning, M17, and welcome to Pharmacology. Today we are going to continue with our yesterday's topic, that was antimuscarinic agents. Okay, so we did the classification of antimuscarinic agents. Then we were discussing, I'm fine, thank you. Hope you're good too. And then we were discussing the pharmacological actions of the antimuscarinics on different systems of the body. And so far we had covered the CNS, eye and CVS. और मैं ये कह रही थी आप लोगों से कल भी कि हम क्योंकि क्लिनिकल यूजेस भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. तो आज आप देखोगे कि जब हम जो सेकंड लेक्चर वाला मेरा एक्चुअल कंटेंट था इन द ओरिजिनल लेक्चर, वो हम आज क्विकली स्क्रॉल अप कर लेंगे क्योंकि क्लिनिकल यूजेस हमने कल पैरेलल टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस डिस्कस कर लिए. सो आफ्टर स्टडिंग द ड्यूअल एक्शन ऑफ एट्रोपिन ऑन हार्ट, हम जब भी एंटीमस्केरेनिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा प्रोटोटाइप एट्रोपिन के रेफरेंस से ही पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 90% टाइम्स एट्रोपिन के रेफरेंस से ही आता है. मतलब वो एंटीमस्केरेनिक के बजाय डायरेक्टली एट्रोपिन लिखकर आपको क्वेश्चन देते हैं. एंड इन सम सिनेरियोज वो उसको मेंशन ना भी करें एट्रोपिन को, तो यू बाय नाउ आर वेल अवेयर दैट व्हेनेवर द वर्ड एंटीमस्केरेनिक्स कम्स in front of you, atropine and family is being talked about. Going to respiratory system, and again we are going to have an interactive session right now. Which muscarinic receptor is in respiratory system? And you are going to tell me the pharmacological action of atropine and friends in respiratory system. How would you describe the pharmacological action? Okay, M3, fine. And now please briefly write down the pharmacological action. M3 से ही स्टार्ट करोगे. M3 रिसेप्टर्स हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट हैं. फाइन, व्हाट नेक्स्ट? Oh my God, we are talking about atropine, Shazmeen, not just parasympathetic system. So you just reversed your answer. Okay, rest of you are correct. Fasiya, no bronchoconstriction. Yes, I was talking about, I use the word atropine and family. So when I'm saying atropine and family, I'm talking about the antimuscarinic agents. So most of you are right. M3 receptors are present in the respiratory system, सारे स्मूथ मसल्स में, और कहीं कहीं जहाँ पे वेगल फंक्शन कंट्रोल हो रहा है वहां पर we have our M1 receptors. And generally we are going to say that when atropine और इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेसिफिक, क्योंकि यूजुअली जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन आता है तो जनरल मैकेनिज्म के बाद वो कहते हैं विच ड्रग इज यूज्ड. तो जब विच ड्रग इज यूज्ड का वर्ड यूज होगा तो फिर हम इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम पे आ जाएंगे. एंड वी ऑलरेडी नो द जस्टिफिकेशन ऑफ यूजिंग इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, व्हिच वाज, व्हाट वाज द जस्टिफिकेशन? द कीवर्ड ओनली. एग्जैक्टली, आपने तो काफी लंबा सारा आंसर बता दिया. सिंपली आपने कहना है क्वाटर्नरी अमाइन है तो इसलिए दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हार्ट और ब्लड, दे डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दे जस्ट रिमेन कन्फाइंड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ. कमिंग बैक टू द मैकेनिज्म एट हैंड या फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो हम कहेंगे कि M3 रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करेंगे तो M3 मीडिएटेड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ब्लॉक हो जाएगी, रिजल्टिंग इन bronchodilation. And the word is bronchodilation, it's not just dilation. तो बेहतर है कि आप एक्चुअल वर्ड यूज करो, दो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ठीक है. ब्रोंकोडाइलेटेशन के साथ जो दूसरा एक्शन है जो अभी रिवर्स मैनर में शाज़मीन ने हमें बताया था, दैट इज सिक्रीटरी फंक्शन. जब M1 मीडिएटेड सिक्रीशंस हम कह रहे थे कल के आपके उसमें हो रही हैं, जीआईटी ट्रैक्ट में भी हो रही हैं, और इसके अलावा जहां जहां आपका ग्लैंडुलर फंक्शन है, जहां जहां आपका सिक्रीटरी फंक्शन है, वहां पे भी M3 भी प्रेजेंट है ग्लैंड्स में, और वेगल नर्व एंडिंग्स पे M1 भी प्रेजेंट है. तो सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करते हैं आपके एंटीमस्करेनिक्स बाय ब्लॉकिंग दोज मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड लीडिंग टू डिक्रीज सिक्रीशंस. इसके ऊपर जो रिड्यूस सिक्रीशंस वाला क्वेश्चन आता है बेटा, वो इप्राट्रोपियम नहीं कर रही, माइंड यू, ये हम एट्रोपिन के लिए यूज करते हैं. एंड प्रीवियसली, अब रिसेंट ईयर्स में तो नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जब हम स्टूडेंट्स थे उस टाइम में, उसके 1-2 साल बाद तक, द क्वेश्चन यूज टू बी
why atropine is used as a pre-anesthetic medication. जब मैंने आपको एनेस्थीसिया पढ़ाया था तो उस वक्त भी ये चीजें डिस्कस हुई थी कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि बेंजोडाइजेपिन्स यूज होती हैं समटाइम्स प्री एनेस्थेटिकली पेशेंट को काम डाउन करने के लिए. तो वहीं पर वी हैड एट्रोपिन, और एट्रोपिन भी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे यूज हो रहा था, जिसका प्राइमरी रीजन ये है कि वो जब आपकी सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देता है तो एक तो ये कि म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाती है. सेकेंडली स्पीकिंग जब वो, हाँ बिल्कुल वो भी हो सकती है, स्कोपोलामीन भी. एग्जैक्टली, रिड्यूसिंग द सिक्रीशंस मेक्स द इंट्यूबेशन वेरी इजी. सेकेंडली जब भी आप इंट्यूबेट करने की कोशिश करते हो तो ब्रोंकस जो है वो रिस्पॉन्स टू फॉरेन इन्वेजन क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा. तो अगर आप प्री ट्रीट कर चुके हो पेशेंट को एट्रोपिन से तो ये वाला प्रॉब्लम भी आपको साथ नहीं आएगा. सो दैट वाज द रैशनले ऑफ प्री ट्रीटिंग द पेशेंट विद एट्रोपिन बिफोर सर्जिकल एनेस्थीसिया. बाकी ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है. तो सिर्फ आपने दो इफेक्ट्स याद रखने हैं, ब्रोंकोडायलेटेशन एंड रिडक्शन इन सिक्रीशन. ठीक हो गया. नॉन सिलेक्टिव एंटीमस्करिनिक हम क्यों नहीं देते या एट्रोपिन हम क्यों नहीं देते वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम बिटवीन बीइंग द क्वाटर्नरी अमाइंस आर प्रेफर्ड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. नाउ जीआईटी, क्विकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीमस्करिनिक्स ऑन जीआईटी क्या होगा. बिल्कुल ब्रीफ सा लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना. द रिसेप्टर, द टारगेट मसल एंड द अल्टीमेट एक्शन. क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के नाम से भी आ सकता है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरेंजिपिन, एट्रोपिन और व्हाट एवर द ड्रग इज नेम्ड देयर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. Okay, so yes, you are both correct. In fact, all of you are almost correct. Decrease motility, inhibit secretions. तो नेट इफेक्ट क्या है, रिसेप्टर सिर्फ ऊपर वाले दो बच्चों ने लिखे हैं. M3 रिसेप्टर्स, प्राइमरीली M3 रिसेप्टर्स जो कि आपके जीआईटी के वॉल्स के अंदर प्रेजेंट हैं. जब उनकी ब्लॉकेज होगी तो आपकी रिलैक्सेशन हो जाएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, लीडिंग टू डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी. एंड नेचुरली जब आपकी मोटिलिटी डिक्रीज होती है तो स्फिंक्टर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, वो तो इसके एक पैरेलल है. एंड सेकेंडली जब आपका M1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो सिक्रीटरी एक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा वहां पे, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है एसिड सिक्रीशन के लिए भी वहां पे. बिल्कुल ठीक हो गया. तो अल्टीमेटली क्या हो गया है कि जब यही चीज, अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा जरा अगर एक्सटेंड करें, इसी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट्स बन जाते हैं. तो यही जब डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी एक्सटेंड होगी तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू लीड टू कॉन्स्टिपेशन. तो अब मुझे ये बताओ, रेस्पिरेशन में भी हम स्किप कर गए हैं अभी. रेस्पिरेशन में हमने कहा कि ब्रोंकोडायलेटेशन हो रही थी और डिक्रीज सिक्रीशन हो रहा था. तो व्हाट वुड बी द क्लिनिकल यूजेस? Yesterday we had a clear-cut picture of distinction between pharmacological action and clinical uses. Yes, you're all absolutely correct. Asthma और दूसरी मैंने अभी आपको खुद बताई है. COPD अस्थमा तो हो गई बेटा. उसके अलावा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इंट्यूबेशन, एग्जैक्टली. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है कि आपसे एंटीमस्करिनिक के क्लिनिकल यूजेस पूछे हुए हैं तो आप प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का वर्ड यूज करोगे. अगर स्पेसिफिकली इप्राट्रोपियम की बात की गई है तो फिर आप ये वाला प्रोपोर्शन जो है उसको ओमिट कर दोगे उसमें से. सो यू नो, सी इंटेलिजेंट आंसर्स जो हैं वो कितना मैटर करते हैं. सिर्फ रट्टे से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते. सो कमिंग बैक टू जीआईटी, जीआईटी में हमने जीआई मोटिलिटी कम कर दी, इसके अलावा हमने सिक्रीशंस कम कर दी. तो अब जरा क्लिनिकल यूजेस बताइए. अल्लाह, ये कॉन्स्टिपेशन में किसने यूज करवा दिया भाई? कॉन्स्टिपेशन वाला बच्चा, रिवाइज योर आंसर. एज फार एज पेप्टिक अल्सर पीपल आर कंसर्न, तो पेप्टिक अल्सर इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड टू डिस्कस, तो वो भी हम उसको डिस्कस करते हैं. एग्जैक्टली, मानूर हैज एक्सप्लेन्ड व्हाट आई वांटेड टू से. डायरिया, आपने प्राइमरीली ये बात याद रखनी है कि हमने एंटीमस्करिनिक्स यूज करने हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए, सिंस वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं. सादिया, करेक्ट योर कॉन्सेप्ट. ये इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं हमसे एएनएस के अंदर. चाहे जितना मर्जी अच्छी ग्रिप हो जाए पर हम इस तरह के माइनर ब्लंडर्स जो हैं जब कर देते हैं तो उसकी वजह से पूरा आंसर आपका रिवर्स हो जाता है. अच्छा, एज फार एज पेप्टिक अल्सर इज कंसर्न, तो टेक्निकली स्पीकिंग यू पीपल आर राइट.
बट व्हेन यू आर गोइंग टू से पेप्टिक अल्सर तो आपने वहां पे स्पेसिफिकली M1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स की बात करनी है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल, ये जो मानूर वाला आंसर है इसको आप लोग एग्जैक्टली अपनी रैशनल के तौर पे लिख सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाई एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी प्रेफर पायरेंजिपिन व्हिच इज M1 सेलेक्टिव इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। क्योंकि टेक्निकली हम जब एंटी मस्करेनिक्स कह रहे हैं तो हम रिसेप्टर के बगैर जनरली कह देते हैं कि जी ये सिक्रीशंस को रिड्यूस करता है, और आप लोग यू आर राइटली टू थिंक कि जी अगर ये सिक्रीशन डिक्रीज कर रहा है तो इसको एपीडी में यूज होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड सिक्रीशन डिक्रीज करने के साथ साथ जो आपका नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है वो जीआईटी मोटिलिटी को भी डिक्रीज कर देगा। अब जब जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो एसिड का कांटेक्ट टाइम विद द फॉल्स म्यूकोजा या विद द अल्सरेटेड म्यूकोजा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड अल्सर्स जो हैं वो वर्सन हो जाते हैं अगर हम M3 सेलेक्टिव ड्रग दे दें या इवन मस्करेनिक नॉन सेलेक्टिव लाइक एट्रोपिन दे दें। तो इसलिए एसिड पेप्टिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें स्पेसिफिकली M1 सेलेक्टिव ब्लॉकर यूज करना पड़ता है व्हिच इज पायरेंजिपिन। और पायरेंजिपिन से रिलेटेड यही एमसीक्यू आएगा आपको, और अगर एससीक्यू भी आया तो एग्जैक्टली यही बात पूछी जाएगी। तो आई होप कि जिस तरह मानूर ने पहले इसको याद कर लिया बाकी सब लोग आज याद कर लेंगे। तो आप ये देखो कि एएनएस में बहुत स्पेसिफिक इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वही बड़े टिपिकल से। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को विद लेक्चर साथ साथ अपनी बुक पे नोट डाउन करते जाओगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह यू विल हैव ऑल द क्वेश्चंस एट हैंड एंड ऑल द आंसर्स इन योर माइंड। ठीक है, repetition is the key to learn pharmacology. Okay, so decreasing the motility of the gut and relaxed wall and decreasing propulsion ultimately decrease secretory function as well due to M1 blockage. Pyrenzipine and telanzipines are the drugs of choice for M1 selectivity. इसके अलावा एट्रोपिन जो है उसके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। क्लिनिकल यूजेस भी हमने डिस्कस कर लिए और थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट्स को भी टच कर लिया इस सिस्टम के लिहाज से। तो द लास्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज योर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में कौन सा बच्चा फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्सप्लेन करेगा ब्रीफली? M3 receptor, bladder wall, relaxation, sphincter constrict, excellent, well summarized. M3 receptors हैं, bladder wall के अंदर present हैं, वो relax होंगे तो bladder wall relax हो जाएगी, sphincter close हो जाएंगे। एक word miss हो गया आपका end में, which is going to lead to urinary retention. ठीक हो गया? Exactly. बाकी सब बच्चों के भी आंसर्स ठीक है। तो इस तरह से अपने आंसर को समराइज करना कि अगर आप वन लाइन में भी आंसर दे रहे हो तो आप उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पुट इन कर दो ताकि एग्जामिनर के पास कोई एक्सक्यूज ना बचे आपको फुल मार्क्स ना देने में। ठीक है, ओके। सो जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम relax smooth muscles of the uterus as well as your urinary bladder and ultimately slows down the voiding. It is used in the treatment of mild inflammation and during surgery. Okay. और क्या क्लिनिकल यूज हो सकता है? क्विकली यूरिनरी सिस्टम पे फोकस करें। जेनिटल सिस्टम में हम यूजुअली इसको यूज नहीं कर रहे होते। इनकॉन्टिनेंस में दे सकते हैं, वेरी गुड। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में दे सकते हैं, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी में दे सकते हैं। ये सब चीजें आपने याद रखनी है। प्रोस्टेट का जब सर्जरी करनी होती है तो उस टाइम पे भी इसको हम यूज कर लेते हैं। एंड प्लीज कैन एनीबडी नेम द ड्रग्स विच आर स्पेसिफिक फॉर जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम? नहीं बेटा, एटॉनिक ब्लैडर तो ऑपोजिट हो गया। एटॉनिक का मतलब है वो तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है। एटॉनिक में तो आपने यूरिनेशन इंड्यूस करनी है, तो उसमें तो आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जाओगे ना। जैसे जीआईटी एटोनिया हो रहा था, एग्जैक्टली ऑक्सीब्यूटिनिन, डारिफेनासिन, सॉलिफेनासिन, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है आपको और आपने उसका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे यूरिनरी रिटेंशन कॉज कर रहे हैं या वो कैसे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं या न्यूरोजेनिक ब्लडर को कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर करेक्ट। एंड नाउ द रिमेनिंग थिंग, सिस्टम वाइज हम कंप्लीट कर चुके थे, बस स्वेट ग्लैंड्स रह गए हमारे।
एट्रोपिन स्पेसिफिकली मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको कि ग्लैंड के ऊपर इसका इफेक्ट सबसे पहले मैनिफेस्ट होता है। यही रीजन है कि जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं तो वो जो टिपिकल आप याद करते हो मैड एज हेटर वाले और रेड एज बीट वाले, तो उसमें क्यों हो रहा था ये ड्राई एज बोन, हम क्यों इन चीजों पे इतना फोकस करते हैं, जबकि आपने देखा है पूरा साल हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, कहीं पे भी हम जब एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े होते हैं तो हम यूजुअली किडनी वाले एडवर्स इफेक्ट्स को, लिवर वाले एडवर्स इफेक्ट्स को ज्यादा फोकस करते हैं। बट विद एट्रोपिन हमारा आधे से ज्यादा जो हमारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनका फोकस जो है वो हाइपरथर्मिया के ऊपर है, डिक्रीज स्वेटिंग के ऊपर है। तो बेसिकली रीजन यही है कि एट्रोपिन का प्राइमरी इफेक्ट सबसे पहले इन्हीं पे मैनिफेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, स्वेटिंग डिक्रीज होगी, उसी से आपका थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन डिस्टर्ब होगा। ये कोई डायरेक्टली सीएनएस में जाके आपके हाइपोथैलेमस को और आपके थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। बच्चों में हम कहते हैं एट्रोपिन फीवर हो गया है, बड़ों में भी टेम्परेचर रेज हो सकता है, उसके साथ साथ स्किन फ्लशिंग हो जाएगी, स्पेसिफिकली ऑफ द हेड एंड नेक रीजन, एट्रोपिन फ्लश कहते हैं जिसको। उसकी एग्जैक्ट अभी तक किसी को कॉज नहीं मिली कि वो फ्लश क्यों क्रिएट हो रहा है। एट्रोपिन फीवर, एट्रोपिन फ्लश, डिक्रीज स्वेटिंग लीडिंग टू ड्राइनेस, ये सब बातें आपने एट्रोपिन के साथ याद रखनी है। एग्जैक्टली ठीक है जी, आपकी भी सारी बातें ठीक है। ओके, एंड दिस डायग्राम नाउ, दिस वन। सो एंटीकोलिनर्जिक आया, तो अब ये मजे की डायग्राम है, इसको जरा देखो एक दफा। आय में क्या किया उसने, आय का फोकस खराब कर दिया, क्योंकि उसने क्या करवाया था, लॉस ऑफ अकोमोडेशन। जब अकोमोडेशन नहीं रहती तो यू कैन नॉट अकोमोडेट योर आई फॉर नियर विजन, और उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। जीआईटी ट्रैक्ट में क्या किया, द पेशेंट बिकम्स कॉन्स्टिपेटेड, हार्ट में टेकिकार्डिया, और ग्लैंड्स में आप देखोगे कि सारी सिक्रीशंस जो हैं वो डिक्रीज हो गई है, सलाइवरी सिक्रीशन, स्वेट सिक्रीशन, लैक्रिमल सिक्रीशन एंड अदर सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन एज वेल। जबकि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपने यूरिनरी सिस्टम में भी यही बात याद रखनी है कि वहां पर भी यूरिनेशन डिक्रीज हो जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। तो सारे सिस्टम्स आप देखोगे कि ऑन द होल स्लो डाउन हो रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ, एक्सेप्ट फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बेटा डायलिटेशन ऑफ वेसल्स वाली अभी तक रीजन क्लियर इसलिए नहीं हुई क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कोई बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है ब्लड वेसल्स का। हम कहते हैं कि M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वहां पे लोकली वेजोडाइलेशन होती है, बट दैट शुड नॉट बी इनफ टू कॉज सो मच फ्लशिंग, सो इट्स स्टिल अंडर क्वेश्चन, बट यस मे बी, हु नोज, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी, ये पिक्चर याद रखोगे तो एट्रोपिन से हमारी फुल बॉडी सिस्टम जो है वो आपके टिप्स पे हो जाएगा। और जस्ट उसको अगर शॉर्ट हैंड रखना है तो बस ये याद रखो कि एंटीमस्केरेनिक्स, हार्ट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो आप देखोगे कि वो स्लो डाउन हो रहे हैं सिवाय आपके सीवीएस के। तो सिमिलरली आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की अगर हम बात करेंगे यानी माइमेटिक वाले पोर्शन की, तो उसमें सिर्फ हार्ट स्लो डाउन हो रहा था, बाकी सारे सिस्टम्स जो थे वो एक्टिवेट हो रहे थे। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सिस्टम्स। थोड़े से एमसीक्यूज मैंने रखे हुए हैं बट आई प्रेफर टू डिस्कस देम एट द एंड ऑफ द लेक्चर। Let's just jump to the second PowerPoint where we were supposed to discuss clinical uses. Clinical uses हमने कल कर लिए थे, सिर्फ आपकी मेमोरी को enhance करने के लिए एक दफा क्विक रिव्यू हम कर लेंगे। CNS disorders में I told you yesterday कि पार्किंसनिज्म में यूज होती हैं और मोशन सिकनेस में यूज होती है। पार्किंसनिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम, एनीबडी? Okay, what happened to the participation? It has just dropped down to 135. Okay, benztropine, benzhexol, byperidine, very good girls. And now next is your motion sickness. Motion sickness में drug of choice, क्योंकि questions आपके ANS के अंदर drug of choice के भी आते हैं। स्कोपोलामीन, स्कोपोलामीन ही को हायोसिन कहते हैं, तो अगर कहीं कोई पुराने एग्जामिनर ने हायोसिन लिख दिया तो प्लीज परेशान मत हो जाइएगा, they are one and the same thing, right? Then you go to the eye के अंदर क्या हो रहा था, कल हमने ये बात डिस्कस कर ली थी, that simply yes, हायोसिन and स्कोपोलामीन are one and the same thing फजर, कि सिर्फ आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हो, कोई खास स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इंक्लिनेशन नहीं है आई के अंदर। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन के लिए जो मिड्रियासिस प्रोड्यूस करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। बेटा हम यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस डिस्कस कर रहे हैं हम, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एनीमोर।
मिड्रियासिस भी नहीं कहेंगे हम सिंपली एग्जामिनेशन ऑफ आई कहेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन हमने मिड्रियासिस में यूज कर लिया। ड्रग ऑफ चॉइस आपने बिल्कुल ठीक बताई है, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। आपके आंसर्स में कोई गलती नहीं है, मैं आपको क्यों बार बार रोक रही हूँ, क्यों बार बार आपको करेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यही वाली मिस्टेक्स होंगी जो आप प्रॉफ में भी करोगे। आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा और आप रिलेटिवली इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप देना शुरू कर दोगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अगर आपसे एकदम से भी क्वेश्चन किया जाए तो आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाए कि आपको शॉर्ट हैंड पता हो कि आपने क्या आंसर देना है। सो व्हेन आई एम सेइंग क्लिनिकल यूजेस, I'd like you to please pronounce the exact conditions rather than telling me the pharmacological actions or the receptors thereas. बाकी सारी बात आपकी बिल्कुल ठीक थी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। कल एक बात हम कर रहे थे साइनिकी फॉर्मेशन की, और हम कह रहे थे कि एट्रोपिन हम यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली विद पाइलोकार्पिन और जनरली आई को रेस्ट देने के लिए। वो साइनिकी फॉर्मेशन क्यों हो रही थी? वो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज ऑफ आई की वजह से हो रही थी। आयराइटिस हो जाए, इरिडोसाइक्लाइटिस हो जाए, कोरोइडाइटिस हो जाए, केराटाइटिस हो जाए या कॉर्नियल अल्सर्स हो जाए, इन सब के अंदर हम आई को रेस्ट देने के लिए भी यूज कर सकते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर साइनिकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए। बट ये भी एक रिलेटिवली रेयर क्लिनिकल यूज है। देन सीवीएस पे मैं यहाँ पे आगे जिक्र जरूर करूंगी, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट सिंस वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक क्लिनिकल यूज फॉर एंटीमस्करेनिक्स दैन जस्ट द इमरजेंसी सीपीआर मैनेजमेंट। Respiratory system में we all know drug of choice is ipratropium and tiotropium, and the clinical condition is going to be asthma or COPD. तो I don't think कि respiratory system में हमें कोई किसी किस्म की confusion है। Exactly, asthma, COPD and pre-surgically या pre-anesthetically आप लिख सकते हो। Thirdly, okay, cardiovascular system में बार बार कह चुकी हूँ कि सिर्फ हम इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं जब पेशेंट जो है वो सुवेयर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ आया हो और बिल्कुल एंड स्टेज हो, तो रिससिटेशन हमने करनी हो। अदर देन दैट हमें उसमें भी हमारे पास एड्रीनलिन वाली ऑप्शन साथ पैरेलल मौजूद होती है। किताबों में कुछ रेयर से डिजीजेस का नाम लिखा हुआ है, ये टाइट कॉलर सिंड्रोम, प्रेशर इन द नेक, जो आपके वेगल सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन की वजह से हो रहे थे। तो नेचुरली क्योंकि वो स्पेसिफिकली वेगल डिस्चार्ज की वजह से है, तो वहां पे हम एंटीमस्करेनिक से उसको ज्यादा अच्छे कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी रेयर। तो अगर आपको ये नहीं भी याद रहेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाइपर एक्टिव कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्सेस या टाइट कॉलर सिंड्रोम या ओवरऑल फेंटनेस और सिंकपी ड्यू टू वेगल ओवर स्टिमुलेशन। एंड देन योर जीआईटी सिस्टम। जीआईटी के अंदर पेप्टिक अल्सर में हमने बात की कि अब यूज नहीं होता, यूजुअली हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, कोशिश करो एग्जैक्टली M1 सिलेक्टिव फॉर पेप्टिक अल्सर, M1 सिलेक्टिव के नाम के साथ, अदरवाइज आपका आंसर आधे एग्जामिनर गलत कर देंगे। ठीक है, व्हाई टेक द रिस्क। और डायरिया के साथ कोशिश करो कि ट्रैवलर्स का वर्ड यूज करो। ट्रैवलर्स का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं डायरिया के साथ? क्योंकि इन्फेक्शियस डायरिया की ट्रीटमेंट में एंटीमस्करेनिक्स का कोई फायदा नहीं होता। आप खुद देखो कि आजकल अगर आप में से कोई डायरिया की ट्रीटमेंट ले रहा हो या कभी रिसेंटली ली हो, तो बहुत कम होता है कि कोई लोमोटिल या टिमोडियम यूज कर रहा हो या इमोडियम यूज कर रहा हो। यूजुअली आप डायरेक्टली क्या यूज करना शुरू करते हो? फ्लैजिल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफेक्सीम, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि ये इन्फेक्शियस डायरिया है और हम डायरेक्टली एंटीबायोटिक के ऊपर स्विच ऑन कर देते हैं रादर देन ट्रीटिंग आवरसेल्व्स विद दिस मोटिलिटी इनहिबिटर्स। सेकेंडली बात ये है कि इसलिए भी इनको कम कर दिया था, पास्ट में बहुत ज्यादा यूज होते थे, कि एट्रोपिन या इसकी फैमिली का ओवर यूज जो है वो आपकी जीआईटी को हार्म कर सकता है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है। यानी इतना ज्यादा सिवियरली कॉन्स्टिपेट हो जाए, आपको नहीं पता रीजन वहां पे क्या है, और वहां पे फिर आपका मेगाकोलोन डेवलप होना शुरू हो जाए या कोई और जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से परफोरेशन हो जाए। तो इसलिए बहुत कॉशियसली यूज करना होता है, बहुत लिबरल यूज नहीं करते हम इसका कि बहुत ज्यादा दिन के लिए यूज करते रहे इसको। स्पाज्म में अभी भी हम बच्चों को यही दे रहे हैं। अगर छोटे बच्चों को पेट दर्द के लिए हम बात करें तो अभी भी उस स्पैज्म को रिलीव करने के लिए इसी फैमिली की हम हेल्प लेते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक्स की ही हेल्प लेते हैं। बाकी ट्रैवलर्स डायरिया ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ओके, देन यूरिनरी डिसऑर्डर्स, ऑक्सीब्यूटिनिन वगैरह दे सकते हैं प्रोस्टेट सर्जरी के बाद। इसके अलावा जनरली हम स्पैज्म ऑफ ब्लैडर को रिलीव करने के लिए कोई भी यूरिनरी अर्जेंसी की कॉज हो, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो
यू आर ऑल करेक्ट। तो उस सब सिनेरियो के अंदर हम ये वाली फैमिली की ड्रग्स यूज करते हैं जिनके नाम आप मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं, टोल्टिरोडीन, डेरिफेनासिन, सॉलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटेनिन, ट्रोस्पियम एंड फिजोटिरोडीन, राइट। ये हो गए हमारे सिस्टम वाइज क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटीमस्करेनिक्स। अब आ जाएंगे कुछ स्पेसिफिक यूजेस। अब किसी को कोई और स्पेसिफिक यूज याद आ रहा है जो किसी स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन के रेलेवेंस से हो, जिसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? पैरासिम्पथेटिक पॉइजनिंग के अंदर क्या सिनेरियो था भाई? हम पीछे कौन सी पॉइजनिंग पढ़ के आए हो आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर? पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी से कौन सी वाली पॉइजनिंग हो रही थी वहां पे? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। एक और भी हो रही थी। हाँ बेटा, ऑर्गेनोफॉस्फेट तो हो रही थी, एक और मशरूम पॉइजनिंग। एग्जैक्टली। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हम तब कह रहे थे जब हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड वाला सिनेरियो हमारे पास आया हो, या जब हम इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स की बात कर रहे हो। और जब डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स की बात कर रहे हो जो कि नेचुरल सोर्सेज से आए हुए हैं, तो उसको हम वहां से भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके। तो मस्करेनिक पॉइजनिंग जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, या कोलिनर्जिक पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए नर्व गैस पॉइजनिंग भी एक वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की बात हो रही है तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में दो तरह की ड्रग्स थी हमारे पास। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जब टिपिकली हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स वाली बात करें, मैलाथियोन, पैराथियोन, एंड इन सम केसेस जब आप वॉर के सिनेरियो के साथ उसको रेफर कर रहे हो तो नर्व गैस पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली हमने यूज करने होते हैं। और तीसरी मैंने आपसे कहा मशरूम पॉइजनिंग में भी यूज हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो तमाम सिनेरियोज हैं जिसमें क्लिनिकल पिक्चर बहुत रेलेवेंट होगी। आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा? सिर्फ सिनेरियो के बेस पे। अगर आप कह रहे हो कि कोई बच्चा जो है वो फील्ड में प्ले कर रहा था और उसने कोई हर्ब खा ली है और उसकी वजह से उसको कोलिनर्जिक सिस्टम के सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो यूड लेबल इट एज मशरूम पॉइजनिंग। अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो आए कि कोई फार्मर फील्ड में स्प्रे कर रहा था और उसके बाद उसकी पिन पॉइंट प्यूपल्स हो गए हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है और हार्ट स्लो डाउन हो गया है और यूरिन जो है उसकी इनकॉन्टिनेंस हो गई है, तो ये सारी आपकी कोलिनर्जिक सिस्टम की पिक्चर है। तो आप उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग लेबल करोगे। और अगर आपको ये कहा जाए कि जी वॉर का कोई सिनेरियो चल रहा है और वॉर सिनेरियो के अंदर ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें आप कहोगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट नर्व गैस पॉइजनिंग। एक्सक्यूज मी अ सेकंड, आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉलेज। जी, वालेकुम सलाम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम बैक अगेन। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस क्लियर हो गई कि ये सब तरह की पॉइजनिंग अल्टीमेटली कोलिनर्जिक पॉइजनिंग है। ये सब पॉइजनिंग्स जो हैं ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रही हैं। लेकिन सिर्फ आपको जो डायग्नोसिस बताना होगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। व्हाट अबाउट ऑक्साइड्स? ऑक्साइड तो हम ट्रीटमेंट में यूज करेंगे ना, ठीक है, उसकी पॉइजनिंग तो नहीं हो रही अभी। वो तो हम अभी आगे थोड़ा सा उसका भी जिक्र आएगा यहाँ पर ऑक्साइन का। ओके, so how are you going to manage this cholinergic poisoning? Simply आप antimuscarinic therapy दे सकते हो। No effective method to block the nicotinic effects. Unfortunately जब cholinergic poisoning होती है तो वो आपके muscarinic और nicotinic receptors दोनों को इफेक्ट करती है। बट हम antimuscarinic से ज्यादा हेल्प ले रहे हैं किस चीज की? हम उसके muscarinic वाले पोर्शन को क्योर करने की कोशिश करते हैं। जो निकोटिनिक वाला पोर्शन है उसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वो जो आप बात कर रहे थे अभी पीछे किसी ने ऑक्साइन्स का नाम लिया, उसके लिए हम ऑक्साइन्स यूज करने की कोशिश करते हैं। ऑक्साइन की क्या फायदा है ओवर एंटीमस्करेनिक्स? कि एंटीमस्करेनिक तो रिसेप्टर के ऊपर जाकर एक्ट करेगा ना, और वो मस्करेनिक रिसेप्टर वाले एक्शंस को रिवर्स करेगा। वेयर एज ऑक्साइन्स क्या करते हैं, इफ दे आर यस प्रालिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम, ये क्या करते हैं कि ये अगर टाइमली आपने दे दिए हैं तो ये डायरेक्टली जाके आपकी ड्रग को इफेक्ट करते हैं। और जब आपकी ड्रग ही इफेक्ट हो जाएगी, आपका एंजाइम रीजेनरेट हो जाएगा। इसके लिए नाम क्या यूज होता है प्रालिडोक्साइम एंड फ्रेंड्स के लिए? इस ग्रुप का नाम बताए कोई, क्योंकि एज इट इज उस टॉपिक टाइटल पे क्वेश्चन आ जाता है।
जी, व्हाट इज प्रालिडोक्साइन? एंजाइम रीजेनरेटर, एग्जैक्टली। बच्चे निकोटिनिक ब्लॉक कर दिया तो पूरी बॉडी ब्लॉक में चली जाएगी। जब आप निकोटिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक करते हो तो आपके सारे गैंग्लिया ब्लॉक हो जाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स चाहे सिंपैथेटिक के हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक के हो, वो सारे एसिटाइलकोलिन सिक्रीट कर रहे थे, राइट? तो जब आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो बॉडी तो खत्म हो जाएगी, आपका सिंपैथेटिक कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। तो वी कैन नॉट यूज निकोटिनिक ब्लॉकर्स इन दिस सिनेरियो। ऑल राइट, okay. Atropine is used to block both the central and peripheral muscarinic effects. अब यहाँ पर हमें muscarinic non-selective drug यूज करनी है क्योंकि वो सेंट्रल सारे इफेक्ट्स को भी, यानी जो ब्रेन में आ रहे हैं, जो हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जो और तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उनको भी क्योर कर देंगी और जो बाकी के हैं उनको भी। यहाँ पे कोशिश करो कि आप एट्रोपिन की डोज भी याद रख लो क्योंकि एएनएस एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है और उसमें एट्रोपिन उससे भी ज्यादा फेवरेट ड्रग है। जैसे डाइजॉक्सिन अब ऑब्सोलीट हो गई है सीवीएस में, लेकिन स्टिल एग्जामिनर्स की बहुत फेवरेट है। तो इन चीजों में आपको डोजेज या फिगर्स जो हैं वो याद रखने होते हैं। 1 to 2 milligram of atropine intravenously given after every 5 to 15 minutes till you observe the reversal of effects। और रिवर्सल आपको कैसे पता चलता है? एक तो उसके ग्लैंडुलर सिक्रीशन से आपको एट्रोपिन के इफेक्ट्स आते हुए नजर आएंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, फिर उसके आई को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि जो पिन पॉइंट प्यूपल्स हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, जब भी आपको मस्करिनिक पॉइजनिंग की बात हो रही होगी या कोलिनर्जिक सिस्टम की पॉइजनिंग की बात हो रही होगी तो सिनेरियो में पिन पॉइंट प्यूपल का वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है? पिन पॉइंट प्यूपल एक और सिनेरियो के साथ भी लिखा हुआ होता है। अब क्योंकि हम पूरी बुक पढ़ चुके हैं तो आई कैन आस्क यू दैट क्वेश्चन, और कहां पे होते हैं पिन पॉइंट प्यूपल्स? ओपियोइड्स में। एक्सीलेंट, बस ये याद रखना है आपने। एग्जैक्टली, यू आर ऑल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है। अब फर्क कैसे हो रहा है, दोनों सिस्टम्स को आप कैसे रिवर्स कर रहे हो? एक तो ये कि अगर आप टॉपिकली डील करो आई का, अगर आप एक्सपेरिमेंट करो रैबिट आई के अंदर, तो हमने टॉपिकली एट्रोपिन या ट्रोपिकामाइड जब डाली हुई होती है तो उसको हम टॉपिकली आई के अंदर दूसरा ड्रॉप डाल के तो उसको ओवरऑल रिवर्स करके देख सकते हैं। ओपियोइड की जो मीडिएटेड आपकी है मियोसिस, वो सेंट्रली मीडिएटेड है, उसका मस्कुलर एक्शन नहीं है, वो कोई आपके कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली से एक्ट नहीं कर रही, बल्कि वो तो पूरा आपका जो आई का रिफ्लेक्स पीछे से आ रहा है वो वहां पे एक्ट कर रही है। सेकेंडली स्पीकिंग, अगर हम बाकी इफेक्ट्स की बात करें कि एट्रोपिन से और क्या हो रहा है, तो वो उसके साथ मॉर्फिन के साथ मैच नहीं करते, ठीक है? आपके सीरियस इफेक्ट्स मॉर्फिन के साथ मैच नहीं करेंगे। तो ये बातें आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि ओपियोइड पॉइजनिंग का भी सिनेरियो आता है और उसकी ट्रीटमेंट नैलोक्सोन है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो एट्रोपिन है। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगी बिल्कुल कि जो एग्जैक्टली जो है ये कौन सी वाली पॉइजनिंग का सिनेरियो है या एमसीक्यू में हमने कौन सी ड्रग देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओपियोइड पॉइजनिंग की बात करते हो तो उसमें साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन अगर आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की पॉइजनिंग की बात करोगे तो उसके सिनेरियो में साथ डायरिया हो रहा होगा। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। सो यू आर प्रेजेंट देयर, यू वर जस्ट साइलेंट, राइट? आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपके पास सिनेरियो आता है पिन पॉइंट प्यूपल्स का, और हम आपको जो है मस्करिनिक पॉइजनिंग के साथ पिन पॉइंट प्यूपल्स इतनी दफा पढ़ा देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साथ कि बच्चों के माइंड में पिन पॉइंट प्यूपल्स इसके साथ फिक्स हो जाते हैं। लेकिन पिन पॉइंट प्यूपल्स का एग्जैक्ट सिनेरियो ओपियोइड पॉइजनिंग में भी आता है और ओपियोइड पॉइजनिंग का ही क्वेश्चन आया करता है एमसीक्यू में भी, ठीक है? और ऑप्शंस के अंदर अगर ओपियोइड पॉइजनिंग होगा तो नैलोक्सोन करेक्ट करेगी, अगर मस्करिनिक पॉइजनिंग होगी तो एट्रोपिन करेक्ट करेगी। तब सपोज करो कि आपको एमसीक्यू आ जाए जिसमें पिन पॉइंट प्यूपल्स और सिस्टम के सारे इफेक्ट्स दिए में हो और ऑप्शंस में वो नैलोक्सोन भी डाल दें और एट्रोपिन भी डाल दें, तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ओपियोइड पॉइजनिंग की बात हो रही है या ये मस्करिनिक पॉइजनिंग की बात हो रही है? आप बाकी सिस्टम इफेक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे। ओपियोइड्स में कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जब पॉइजनिंग होती है तो डायरिया मैनिफेस्ट होता है। तो इस तरह की चीजें जब आप साथ पैरेलल देखोगे, मैंने एक एमसीक्यू भी इस तरह का रखा था, अभी एंड में डिस्कस कर लेते हैं उसको, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कौन से सिस्टम की पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका आय का प्रैक्टिकल होता है तो आय के प्रैक्टिकल के साथ भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस साल वाले बच्चे तो बच गए थे, इससे पिछले साल जो एग्जामिनर आए थे वो जाकर पूरा पूरा वाइवा ले रहे थे उसमें आपका प्रैक्टिकल के अंदर भी, ठीक है ना?
तो उसमें क्या हो रहा था कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर मॉर्फिन की वजह से मियोसिस हो रहा है तो वो किस लेवल पे हो रहा है, वो सेंट्रल सीएनएस के लेवल पे हो रहा है, और अगर आपकी पाइलोकार्पिन की वजह से मियोसिस हो रहा है तो वो आपकी आई के अंदर टॉपिकली एक्ट कर रहा होता है। आप खुद आई में पाइलोकार्पिन डाल के रैबिट की आई में मियोसिस ऑब्जर्व करते हो, और नेचुरली टॉपिकली अगर हम एट्रोपिन डालेंगे तो उसको हम रिवर्स कर लेंगे। लेकिन अगर आपका मियोसिस ओपियोइड्स की वजह से है तो एट्रोपिन डालने से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? ओके, so I think we have covered all aspects of this question कि ये आपको किस किस तरह से आ सकता है। Then जो बात अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोलिनेस्ट्रेज रीजेनरेटर कंपाउंड्स। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज रीजेनरेटर कंपाउंड्स में कौन है? जो आपके ऑक्साइम्स हैं, प्रालिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम, ये सब। These compounds regenerate the active enzyme for organophosphorus cholinesterase complex. ये क्वेश्चन भी आपको टेस्ट वगैरह में आया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रालिडोक्साइम डायरेक्टली, या फिर व्हाट आर एंजाइम रीजेनरेटर्स। अगर ये एज इट इज ना भी आए तो ये एमसीक्यू में इसी तरह की सिचुएशन लिखी हुई होगी, और नीचे आपने बताना होगा कि कौन सी ड्रग ये काम कर रही है। और नेचुरली आपको पता है कि इसका क्लिनिकल यूज कहाँ है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर। अच्छा, ये भी याद रखना कि अगर मशरूम पॉइजनिंग का सिनेरियो है तो उसके अंदर आपका प्रालिडोक्साइन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मशरूम पॉइजनिंग तो पाइलोकार्पिन की वजह से हो रही है, डायरेक्ट एक्टिंग मस्करिनिक एजेंट्स की वजह से हो रही है। जबकि प्रालिडोक्साइन क्या करता है? ये तो एंजाइम रीजनरेटर है, ये सिर्फ उस सिनेरियो में काम करेगा जहां पे इनडायरेक्ट एक्टिंग कुलिनोमाइमेटिक की पॉइजनिंग है। अब देखो, ये माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो आपको मशरूम पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के क्वेश्चन में याद रखने हैं। जब आपके टीचर आपको अगर कोई मशरूम पॉइजनिंग का क्वेश्चन देता है तो वो पागल नहीं है। ओके, आई विल रिपीट इट। अगर मैं आपको सारे वही सिम्टम्स हैं और मैं आपको मशरूम पॉइजनिंग का क्वेश्चन दे देती हूँ रिटन में, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट अ ट्रिक कि जी मैंने सिर्फ नाम रिप्लेस कर दिया है। आई विल बी लुकिंग फॉर सर्टेन डिफरेंसेस इन योर आंसर्स। अब आप लोग अगर एक ये ट्रीटमेंट याद करके बैठे हुए ऑर्गेनोफॉस्फेट की, यू आर फाइन, लेकिन उसमें आपने और एंजाइम रीजनरेटर्स लिखे होते हैं। हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन और प्रालिडोक्साइम दोनों पैरेलल यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रालिडोक्साइम ने एंजाइम को रीजेनरेट करना होता है। कौन से एंजाइम को? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को। लेकिन अगर मशरूम पॉइजनिंग का सिनेरियो है तो मशरूम पॉइजनिंग जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की वजह से नहीं हो रही थी, मशरूम पॉइजनिंग हो रही थी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की वजह से। यानी अगर कोई ऐसा मशरूम खा लिया आपने जिसके अंदर मस्करीन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हो रही थी, तो उसके अंदर प्रालिडोक्साइन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां पे एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू? इस तरह की चीजों का डिफरेंस आपने ट्रीटमेंट के अंदर याद रखना है, राइट? नाम आपको एग्जैक्टली मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पैमडैम, प्रालिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम एंड डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम, तीनों के नाम याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इन्यूमरेशन में 1.5 मार्क्स में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसमें आपने याद रखना है कि प्रालिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, वेयर एज जो आपका डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम है वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर लेता है। ओके, सो दिस सिनेरियो ये डॉक्टर नजमा का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है प्रॉफ का, और इस दफा टेस्ट के वाइवा में भी मैडम ने बहुत से बच्चों से ये पूछा था, और एंड ऑफ द डे आई रिमेम्बर कि वलीद को उन्होंने कहा था कि गो एंड फाइंड द आंसर फॉर मी, और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी उनके वाइवा के बाद जाके ये आंसर ढूंढा होगा। Pre-treatment with reversible enzyme inhibitors to prevent binding of the irreversible organophosphate inhibitors. अब होता क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि नर्व गैस पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है? How are slides stuck at atropine toxicity? I can see the very same slide. बेटा थोड़ा रिफ्रेश करो आप अपने उसको, क्योंकि ओके, आई विल ट्राई इट वंस अगेन एंड लेट्स जस्ट सी कि ये कहाँ पे है। अब देखें,
Well, I didn't pause any sharing and sharing is still going on. तो ये जब से स्टक है उस वक्त से कोई क्यों नहीं बोल रहा? What can you see on your screen? बड़े ही अकलमंद बच्चे हैं. Okay, now tell me. I identified the problem. और बड़े ही अफसोस की बात है कि I have already scrolled through 25 slides and you are just telling me that you can't even see them. Is it visible now? Third year, you amaze me. Seriously, you do. Okay, fine. If it's fine with just questions, because there was nothing to read exactly whatever we were talking about. So relax. Okay, fine. That's great. If everybody was speaking from their own mind, that is excellent. Yes, I usually explain everything verbally and I rarely rely on the slides while teaching you people, but still they are mandatory to be shown along with the lecture. इसलिए साथ रखी भी जरूर होती हैं. सिर्फ अगर हम ये बात डिस्कस कर लेते तो it would have saved me the effort of clicking the slides again and I would have enjoyed the lecture more. All right, coming back to the question at hand, हम बात कर रहे थे कि मैडम का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है. ये मैंने इसी साल ये स्लाइड ऐड की थी क्योंकि लास्ट ईयर भी उससे पहले भी इस क्वेश्चन पे बार बार स्टूडेंट्स स्टक हो रहे थे. अब जब आपसे ये पूछा जाता है कि नर्व गैस पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए या बिफोर वॉर हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, तो आप सब बच्चे क्या जवाब दोगे? इस स्लाइड को देखे बगैर जनरल आंसर की बात करो. बिकॉज अच्छे से अच्छे बच्चों ने वही जवाब दिया था एंड बिलीव मी, मैं भी शायद वही जवाब देती अगर मैं आपकी जगह पे होती. सो विदाउट सीइंग द स्लाइड, what would you say? How will you prevent nerve gas poisoning in soldiers? तो सही वाले आंसर्स आना शुरू हो गए ना. मेरा एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आया. ओके, कवरिंग द फेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अ लॉट. अच्छा, ये ऑटो इंजेक्शन वाला बच्चा, किस चीज को ऑटो इंजेक्शन? बाय द वे, ये जिस बच्चे ने भी बीच में एट्रोपिन पायरोडिस्टिग्मीन लिखा है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ये एमसीक्यू आपको आ चुका है, आपकी बुक का एमसीक्यू भी है आई थिंक, लेकिन आपको इसमें रीजनिंग देनी होती है पायरोडिस्टिग्मीन वाले पोर्शन की, और उसकी रीजनिंग एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जब आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में तो आप बड़े आराम से एट्रोपिन पायरोडिस्टिग्मीन याद करके लिख देते हो. जब आपसे वाइवा में पूछा जाता है तो बच्चे क्या कह रहे थे? बच्चे कह रहे थे कि मैडम हम उसको पहले से प्रालिडोक्साइन दे के भेज देंगे. और टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम लॉजिकली देखें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. हम ये कहते हैं कि प्रालिडोक्साइन या एंजाइम रीजनरेटर्स सिर्फ उस सूरत में काम करते हैं जब हम विद इन 10 मिनट्स या विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जितनी देर में आपकी एंजाइम की एजिंग हो रही है या उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ, हम अगर एजिंग के प्रोसेस से पहले पहले एंजाइम रीजनरेटर दें तो वी कैन प्रिवेंट द पॉइजनिंग. ऐसा ही कहते हैं हम. अब हमें ये पता चला मैडम बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करती हैं, और मोस्ट एग्जामिनर्स जो हैं वो इसी तरह स्टोरी लाइक मैनर में आपसे क्वेश्चंस करते हैं वाइवा में. वाइवा में कोई रटे रटाइड एन्यूमरेट फलां करके सवाल नहीं होता. एंड दिस इज द रीजन कि मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को, बहुत लाइक स्टूडेंट्स को, जिनको मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट समझ रही होती हूँ, वो भी वाइवा के अंदर उनको मैंने स्टक होते हुए देखा है. क्योंकि आप शायद एक्सपेक्ट करके जाते हो कि आपको एक बुकिश सिनेरियो पूछा जाएगा और उसके अंदर आपसे कहा जाएगा बेटा ये ड्रग्स के नाम बता दो, इसके नाम बता दो. अब सारे एग्जामिनर्स वो आपको क्लिनिकल पिक्चर देते हैं क्योंकि हम आपको डॉक्टर बना रहे हैं, रट्टू तोते नहीं बना रहे. राइट? ओके. तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपको तो पता है कि नर्व गैस आपने दी है, नर्व गैस जो है वो तो विद इन 10 मिनट्स एजिंग हो जाती है एंजाइम की. अब 10 मिनट्स के अंदर अंदर तो सोल्जर बेचारा जो है वो डॉक्टर के पास नहीं आ सकता कि उसको प्रालिडोक्साइन लगे, तो आप कैसे बचाओगे उसको? बच्चों का जवाब था कि जी हम प्रालिडोक्साइन से प्री ट्रीट कर देंगे या हम उसको ऑटो इंजेक्शन दे देंगे ताकि वो पहले से ही प्रालिडोक्साइन लेके बैठा हुआ हो, ताकि ऑलरेडी उसका एंजाइम जो है उसको रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो.
but that was not what the examiner was exactly asking. They were actually wanting you to say कि प्री ट्रीटमेंट करेंगे हम रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ. अगर हम पेशेंट को पायरिडोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन वगैरह ये ऑलरेडी दे देंगे तो क्या होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की जगह ही नहीं बचेगी. ऑर्गेनोफॉस्फेट भी तो एंजाइम इनहिबिटर है ना, उसने भी जाकर उसी जगह पर लगना है जिस जगह पर आपकी पेरिडोस्टिग्मीन और फाइजोस्टिग्मीन लगती है. लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट क्योंकि इरिवर्सिबल है तो उसकी वजह से बहुत सेवियर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. तो उसकी बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वहां पर रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स यानी पायरिडोस्टिग्मीन एंड ऑल को देना शुरू कर देंगे. और एट्रोपिन नेचुरली हम क्यों दे रहे हैं कि जैसे जैसे पॉइजनिंग के सिम्टम्स, क्योंकि थोड़े बहुत सिम्टम्स तो पायरिडोस्टिग्मीन से भी आएंगे, थोड़े बहुत सिम्टम्स तो फाइजोस्टिग्मीन से भी आएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए साथ में हम एट्रोपिन यूज कर रहे होंगे. इज दैट क्लियर? मशरूम पॉइजनिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सिस्टम सारे सिम्टम्स वही हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वेजोडाइलेटेशन, रिफ्लेक्स, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, सैलिवेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन. और ट्रीटमेंट है हमारे पास एट्रोपिन. ठीक है जी. हाइपरहिड्रोसिस में यूज कर सकते हैं, ये सब जाने दें. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन हम ऑलरेडी अभी उस पिक्चर में जो आप पिछले आधे पौने घंटे से देख रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अब तक तो याद हो गई होगी सबको. ड्राई माउथ, मिड्रियासिस, टेकिकार्डिया, हॉट एंड फ्लश स्किन, एजिटेशन, डिलीरियम, ये सब चीजें जो हैं आपके एडवर्स इफेक्ट्स में आएंगी. ऑल राइट. एंड प्लीज 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 जब आपसे एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाएं, यही रीजन है कि मैं निमोनिक्स की फेवर में नहीं होती, क्योंकि आप लोग फिर पेपर में भी निमोनिक्स इतना शुरू कर देते हो. इस साल भी पिछले साल भी टेस्ट के अंदर हर बच्चे ने ड्राई एज बोन, मैड एज हेटर, रेड एज बीट लिखा हुआ था. दे आर नॉट काउंटेड एज एडवर्स इफेक्ट्स. ठीक है. आप निमोनिक्स जरूर याद करो, ABCD करके याद करो, चाहे जैसे मर्जी याद करो, लेकिन आपने जब एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाएंगे तो एडवर्स इफेक्ट्स लिखने हैं, निमोनिक्स नहीं लिखने. ठीक है. ये सिर्फ आपकी यादगार के लिए होते हैं, यादाश्त के लिए. हॉट एज हेयर, मैड एज हेटर, रेड एज बीट, ड्राई एज बोन. और जिनको निमोनिक्स का शौक है उन बच्चों के लिए ABCD: एजिटेशन, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड कंफ्यूजन, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड स्टेसिस ऑफ यूरिन एंड स्वेटिंग. राइट. एक अब ये देखो, फिर वही बात खुद ब खुद यहाँ पे कंफर्म हो रही है. There are so many methods to remember the very same thing. It's up to the students which method you prefer. आपको mnemonics चाहिए, आपको sentences चाहिए, आपको similarities देखनी है. ये देखो, tetra D, dry mouth, dry stool, dilated pupil, dilated bladder, इस तरह से भी याद कर सकते हो, कोई भी सिनेरियो कर सकते हो. एट्रोपिन पॉइजनिंग से पहले हम जरा जल्दी से MCQs कर लें, क्योंकि एट्रोपिन पॉइजनिंग आप कर सकते हो, that is not an issue. And let me just change the sharing of screen, which I should have done in the first place. Okay. So can you see the MCQ? Which of the following best describes the mechanism of action of scopolamine? People. Allosteric antagonist at muscarinic receptors, competitive antagonist at muscarinic receptors, irreversible antagonist at muscarinic receptors, physiological antagonist at muscarinic receptors, and reversible antagonist at nicotinic receptors. जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. Beta answer. We all know that this is a competitive reversible antagonist at muscarinic receptors. अब अगर वो स्कोपोलामीन की जगह कोई मुश्किल तरीन ड्रग का नाम लिख देते, ठीक है, और उसके बाद वो पीछे सारा सिनेरियो डिस्क्राइब किया होता है कि ये दोनों ड्रग्स एक ही रिसेप्टर पे काम करती हैं, एक दूसरे को अपोज करती हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ XYZ. अब आप कहें जी XYZ तो हमने पढ़ी नहीं हुई, तो भाई सिनेरियो के ऊपर फोकस करना भी उसके साथ साथ जरूरी था. सेकेंड क्वेश्चन, which of the when given to a man a drug causes bradycardia, increased gut motility and pupillary constriction. Which of the following drug produces this combination of effect? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की है और उसको मैंने समराइज कर दिया है, थोड़ा डिफरेंटली फ्रेज कर दिया है इस MCQ. जी बच्चे, अब देखो यहाँ पे आपको मिल गया प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन या पिन पॉइंट प्यूपिल.
और ऑप्शंस में आपके पास अब ऑप्शंस में आपके पास नियोस्टिग्मीन भी है और मॉर्फिन भी है, दोनों करती हैं पिन पॉइंट प्यूपिल्स। तो आपने इसको कैसे सेग्रीगेट किया? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम एएनएस की बात कर रहे हैं तो एएनएस ही आंसर होगा, प्रॉफ में तो ऐसा नहीं होता ना। तो आपने दूसरी चीज क्या जहन में रखनी है? बाकी के सिम्टम्स। तो जो आपका इंक्रीज्ड गट मोटिलिटी वाला सिम्टम है वो मैच नहीं करता विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फिन, जिसकी वजह से हम मॉर्फिन को यहां से एलिमिनेट करके नियोस्टिग्मीन वाले चॉइस को प्रेफर करते हैं। ये भी मैंने सिंपल फ्रेजिंग की थी, अगर इसको डिफिकल्टली फ्रेज किया जाता तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, the neurotransmitter agent that is normally released in the SA node of the heart in response to a blood pressure increase is called which neurotransmitter? Acetylcholine. You are all absolutely correct. बिल्कुल ठीक है। वेगल स्टिमुलेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो फिर क्या करती है? बॉडी को ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज हो रहा है हमारा वो है हमारा एसिटाइलकोलिन। Atropine does not exert its relaxant and antispasmodic effects on which of the following muscles? अब मैंने ये भी बहुत सिंप्लीफाइड सिचुएशन दी है आपको, एमसीक्यू जब आएगा तो उसमें सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया हुआ होगा। डेल्टा, रीजन प्लीज। इफ यू नो द रीजन तो उसके बाद फिर सिनेरियो कुछ भी हो, यू विल बी एबल टू आंसर। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज अ स्केलेटल मसल and skeletal muscles do not have any action of atropine on them. All right, इसका डिफिकल्ट सिनेरियो इस तरह से फ्रेज होता है कि पूरा का पूरा निकोटिनिक पॉइजनिंग का केस उन्होंने वो बनाया हुआ होगा, यानी एसिटाइलकोलिन की पॉइजनिंग का। एग्जैक्टली, एसिटाइलकोलिन की पॉइजनिंग का केस बनाया होगा और हम कहेंगे कि एट्रोपिन ने सारे सिस्टम जो हैं वो रिवर्स कर दिए एक्सेप्ट, तो आपको पता होगा कि वहां पे जो भी स्केलेटल मसल मेंशन होगा उसके ऊपर एट्रोपिन ने एसिटाइलकोलिन का एक्शन रिवर्स नहीं किया होगा। Then, administration of a muscarinic receptor antagonist leads to which of the following pharmacological response? अभी तो आपको पता है हम एंटी मस्करिनिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफ में सबसे पहले आपने करना है अपने क्वेश्चन को डीकोड। मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, अपने दिमाग में 2 बार ये बात रिपीट करनी है कि यहाँ पे हम एंटी मस्करिनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद, वरना आपका माइंड क्या करेगा? वो इस एंटागनिस्ट को अपनी मर्जी से एगनिस्ट रीड कर लेगा और उसके बाद आपका पूरा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, वी हैव सो मेनी आंसर्स। जी बिल्कुल, डिक्रीज स्वेट सिक्रेशन। इंक्रीज यूरिनेशन नहीं करता क्योंकि यूरिनेशन को भी डिक्रीज करता है, गट मोटिलिटी को भी डिक्रीज करता है, ब्रोंको डायलिटेशन कॉज करता है, टेकीकार्डिया कॉज करता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट थी हमारी, दैट इज डिक्रीज्ड स्वेट सिक्रेशन। ठीक है, तो कमिंग बैक, वी स्टिल हैव 5 more minutes फॉर योर एट्रोपिन पॉइजनिंग, ताकि हम उसको कंप्लीट कर लें। अगर इसके बाद भी आप लोगों को एएनएस में या स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि आपको कैसे पढ़ाया जाए। मतलब हमने हर तरीका अपना लिया है। आई कांट स्टॉप एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिकॉज दैट इज हाउ आई टीच, लेकिन आई थिंक इसमें डॉक्टर नवीद वाली रेपिटेशन भी काफी सारी हो गई है, इतनी ज्यादा रेपिटेशन हो गई है कि अगर इसको आप 1-2 बार खुद पढ़ लें तो ये आपकी टिप्स पे आ जाएगा। Okay, so can you see treatment of atropine poisoning? Apart from all those cholinergic poisonings जो भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें आपके पास मशरूम पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और ये सारी सिचुएशंस थी, we have another case of poisoning which is called atropine poisoning. अब एट्रोपिन पॉइजनिंग में सबसे पहले अपने ब्रेन को इस चीज के ऊपर लेके आना है कि हम एंटी मस्करिनिक की पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, मस्करिनिक सिस्टम की नहीं। ये बिल्कुल उससे डिफिकल्ट होगा। और जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग का सिनेरियो होगा तो यूजुअली आपको फीवर और इस तरह की चीजें, ड्राइनेस, डिक्रीज स्वेटिंग, ये वाली सारी चीजें बताई होंगी, और नेचुरली दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद टेकीकार्डिया एंड एरिथमिया एंड ऑल। सबसे पहले क्या करोगे? सिम्प्टोमेटिकली उसको मैनेज करोगे। जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट हमेशा 2 फेजेस में लिखी जाती है, जनरल ट्रीटमेंट एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट।
जनरल ट्रीटमेंट के अंदर हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। किसी भी डिजीज की आपसे ट्रीटमेंट मांगी जाए, अनलेस एंड अनटिल कि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो जहां पे आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बतानी होती है, तो नेचुरली वहां पे आप एट्रोपिन पॉइजनिंग में पैनाडोल नहीं बताओगे, क्योंकि वो उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। लेकिन अगर आप एससीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट का आया हुआ है, तो मैनेजमेंट डज इंक्लूड जनरल मैनेजमेंट एज वेल। उसमें आपने जनरल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर भी फोकस करना होता है, उसके आधे मार्क्स होते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड पोर्शन होता है हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट का या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंटीडोट्स की। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में या सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में नेचुरली वी आर गोइंग टू एड्रेस द फीवर विद कूलिंग ब्लैंकेट्स, और यू कैन यूज एसिटामिनोफेन और पैनाडोल फॉर दैट। सीएनएस के अंदर क्योंकि सीजर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सो यू कैन यूज डायजेपैम फॉर सीजर्स। बाय द वे, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि एएनएस के अंदर सीएनएस एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो काफी ओवरलैप करते हैं। मतलब आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या करते हैं आपके ब्रेन के साथ और लिटिक्स क्या करते हैं। और अगर आपको याद हो तो आपने जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पड़ी थी वहां पर भी सीजर्स का जिक्र था, और वहां पे भी सीजर्स को ट्रीट करने के लिए हमने एग्जैक्टली डायजेपैम ही यूज की थी। बेटा, ब्रेन में आपके मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एरियाज में उनकी फंक्शनिंग और होती है और कुछ एरियाज में उनकी फंक्शनिंग और होती है। सो एग्जैक्टली आपका सीजर कब होगा? जब भी आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है। वो डिक्रीज होने से भी सीजर हो सकता है, वो इंक्रीज होने से भी सीजर हो सकता है, वो कैल्शियम की वजह से हो सकता है, वो सोडियम की वजह से हो सकता है, वो पोटेशियम की वजह से हो सकता है। अब तो आप पढ़ के आए हो ना एंटी सीजर ड्रग्स, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि सीजर में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है। तो वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कर सकते हैं और वो पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी कर सकते हैं। वो पाइलोकार्पिन एंड फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, फाइजोस्टिग्मीन भी कर सकती है, और वो एट्रोपिन भी कर सकती है। तो इसलिए डायजेपैम एक ऐसी ड्रग है जो दोनों में कॉमन है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए। बट प्लीज डायजेपैम लिखते हुए साथ डायजेपैम फॉर सीजर्स जरूर लिखा करें। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का जब एससीक्यू आया था आपको टेस्ट में, तो उन्होंने प्रालिडोक्साइम और एट्रोपिन से भी ऊपर डायजेपैम लिखी थी। बहुत से स्टूडेंट्स को जब मैं ट्यूटोरियल के अंदर क्वेश्चन करती थी दैट हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो सबसे पहले वो डायजेपैम बोलते थे। डायजेपैम इज ए करेक्ट ऑप्शन, लेकिन सबसे पहले क्या बोलना है वो एक डिफरेंट आंसर है। लिखते हुए तो आप ट्रेस कर सकते हो ना जनरल मैनेजमेंट में और स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर इसको। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर। इन केस ऑफ हाइपोटेंशन यू कैन यूज फिनाइलेफ्रीन, और नेचुरली हमारे पास टिपिकल एंटीडोट कौन सा है इन सब में? फाइजोस्टिग्मीन। एट्रोपिन को, अच्छा व्हाई फाइजोस्टिग्मीन, व्हाई नॉट नियोस्टिग्मीन? एट्रोपिन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में why do we prefer physostigmine and why not just neostigmine? Exactly. देखो, अब वही जो आपका क्वाटर्नरी अमाइंस वाला कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कितनी डिफरेंट तरीकों से पेश कर सकते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो यहाँ पर भी वी नीड अ ड्रग दैट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रिवर्सेस द एक्शंस ऑफ एट्रोपिन ऑन ब्रेन एज वेल, और उसके लिए फाइजोस्टिग्मीन इज द बेटर ऑप्शन रादर देन नियोस्टिग्मीन। तो इसलिए इस सिनेरियो में आपने फाइजोस्टिग्मीन को एंटीडोट कहना है एट्रोपिन पॉइजनिंग का। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम साथ साथ पढ़ के आए हैं, तो उसको हमें डिटेल में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ग्लाकोमा पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह कल एक्सप्लेन किया था कि व्हाई एंटीमस्करिनिक एजेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाकोमा, और इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है व्हाई एंटीमस्करिनिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एसिड पेप्टिक डिजीज। ये भी आपने इसी तरह, बिकॉज वो आपका गैस्ट्रिक एम्पटिन को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा हो जाएगा। वो सारी आपने रीजनिंग इसमें देनी है। एल्डर पेशेंट्स में बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि ऑलरेडी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हुई हुई होती है। अगर उसका प्रोस्टेट जो है उसका साइज इनलार्ज हुआ हुआ होगा तो पेशेंट वुड ऑलरेडी बी सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी रिटेंशन। उस सिनेरियो में अगर आप उसको एंटीमस्करिनिक दे दोगे तो उसकी यूरिनरी रिटेंशन फर्दर वर्सन अप हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एल्डरली पेशेंट में बीपीएच के सिनेरियो में ये नहीं देनी। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको भी एंटीमस्करिनिक्स के यूरिनरी क्लिनिकल यूजेस बताए थे तो मैंने वहां सर्जरी का जिक्र किया था। प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद पेशेंट का यूरिन कंट्रोल जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं रहता, तो उस पोस्ट सर्जिकल सिनेरियो के अंदर हम यूज करते हैं। बट अगर बीपीएच हुआ है और उसको वैसे ही मैनेज करना है तो हम उस चीज में इसको यूज नहीं करेंगे। आई होप
I made everything clear and easy for you people. Rest is up to you for self-study. Still, if you have any questions, you can ask me whenever you want. Thank you very much.